दोस्तों, आज 21वीं सदी का 21वीं साल का 4 जनवरी और दिल्ली के किसान जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो आंदोलनरत हैं। भारी बारिश और ठंड में भी आंदोलन करते हुए, और हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो सरकार है, उस पे जरा सा भी उनकी नज़र नहीं जा रही है। तो आज का हमारा जो कोट्स है वो 4 जनवरी का हम जो शुरू करते हैं वहाँ से, व्हेन द माइंड इज फुलफिल्ड विथ वर्च्यू दे विल बी रिव्यूल्ड इन आवर एक्शन। और खास करके आज मैं आपसे किसानों के बारे में ही बात करना चाहूँगा। साल 2020 तमाम होते होते 30 दिसंबर 2020 को सरकार और किसानों के बीच चल रही वार्ता का 6ठा दौर ख़त्म हुआ और आज 2 बजे से विज्ञान भवन दिल्ली में 7वां दौर शुरू हो रहा है। अखबारों में छपा और टेलीविज़न में दिखाया गया कि दोनों के बीच जमी बर्फ़ कुछ पिघली है। सरकार और किसानों ने एक साथ लंगर छका और किसानों द्वारा भेजे गए एजेंडे में से नीचे से 2 बातें वो नहीं थी जिनके कारण यह आंदोलन छेड़ा गया था, या जिनके लिए 26 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। यह 2 बातें तो उस एजेंडे की अपेंडिक्स समझ लीजिए, जिन्हें किसान संघर्ष समिति के नेतृत्वकर्ता योगेंद्र यादव कहते हैं, पूंछ निकल गई और हाथी अटक गया है। सचमुच अभी तो हाथी यानी वे 3 कृषि कानूनों पर तो कोई बात ही नहीं हुआ। किसान चाहते हैं कि वे कानून रद्द हो और सरकार चाहती है कि वो कानून बने रहे, पर कुछ संशोधन उसमें ज़रूर कर दिए जाएं। देहाती पंचायत का एक प्रिय जुमला कि पंचों की राय सर माथे पर पनाला यही गिरेगा। यही पनाला तो किसानों के अस्तित्व के लिए खतरा है और किसान इस खतरे से अनभिज्ञ नहीं है। वे चाहते हैं कि न केवल यह पनाला बंद हो, बल्कि यहाँ एक प्रशस्त मार्ग भी बन जाए ताकि उससे किसान अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़े। यानी यह कानून तो रद्द हो ही, साथ ही किसान हित में बेहतर कानून भी बने, ऐसी मांग है। किसान आंदोलन की शुरुआत की जड़ को तो ये 3 किसान कानून है, जिस पर अभी तक न तो कोई सहमति बनी है और न ही उन्हें वापस लेने की कोई संकेत सरकार की तरफ से दिए गए हैं। संक्षेप में वे कानून है, सरकारी फार्मिंग में पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाए गए प्रावधान, सरकारी मंडी के समानांतर निजी मंडियों को अनुमति देना, और तीसरा है जमाखोरी को वैध बनाने का कानून। यही तीनों कानून है जो किसानों की अपेक्षा पूंजीपतियों या कॉरपोरेट्स को पूरा लाभ पहुंचाते हैं, और इन्हीं 3 कानूनों के लागू होने से किसानों को धेले भर का भी लाभ नहीं होने वाला है। इन्हीं 3 कानूनों को तो सरकार ने कॉरपोरेट या यूं कहें अंबानी अंडानी के दबाव के कारण कोरोना आपदा के समय जून में जब लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां चल रही थी तो एक अध्यादेश लाकर कानून बना दिया गया था। बाद में 3 महीने बाद ही विवादित तरह से राज्यसभा द्वारा सभी संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर इन्हीं अध्यादेशों को नियमित कानून के रूप में पारित करा दिया गया। आज के किसानों की खेती, किसानों पर सबसे बड़ा खतरा तो इन्हीं 3 कृषि कानूनों के लागू करने से हो रहा है। यह 3 कानून इसलिए भी महत्वपूर्ण है
कि कॉरपोरेट का कृषि सेक्टर में दखल इन्हीं 3 कानूनों के वापस ले लेने से सीधे प्रभावित होगा और पूंजीपतियों को आर्थिक नुकसान भी बहुत उठाना पड़ेगा, क्योंकि वे देश के खेती सेक्टर में अपनी दखल और वर्चस्व बढ़ाने के लिए पिछले 4 साल से अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी हो गए हैं। इन तीनों कानूनों कॉरपोरेट के कहने पर ही तो लाए गए हैं, फिर इन्हें बिना कॉरपोरेट की सहमति के सरकार कैसे इसकी आसानी से वापस लेगी। कॉरपोरेट ने चुनाव के दौरान जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चुनाव की फंडिंग की है और पीएम केयर फंड में मनचाहा और मुंह मांगा धन दिया है, तो क्या वे इतनी आसानी से सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगा? ये तीनों कानून कृषि सुधार के नाम पर लाए गए हैं, पर इन तीनों कानूनों से कॉरपोरेट का ही खेती किसानों में विस्तार होगा, न कि किसानों का कोई भला या उसकी कृषि में कोई सुधार होने की बात दिख रही है। किसान संगठन इस पेचीदगी और अपने साथ हो रहे इस खेल को शुरू में ही समझ गए, इसलिए वे आज भी अपने स्टैंड पर मजबूती से जमे हैं कि सरकार इन कानूनों को पहले वापस ले, तब आगे वे कोई और बात करे। ऐसा नहीं है कि सरकार किसान वार्ता में तीनों कृषि कानूनों के रद्दीकरण की बात नहीं उठी थी। बात उठी और सरकार ने यह कहा भी था कि किसान संगठन ही यह सुझाए कि क्या बिना निरस्त्रीकरण के कोई और विकल्प है। इस पर किसानों ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि वे तीनों कानूनों के निरस्त करने की मांग पर अब भी कायम है और उनकी यह प्रमुख मांग है। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का प्रश्न है, इस मसले पर सरकार लिखित रूप से आश्वासन देने के लिए तैयार है कि वह एमएसपी चालू रखेगी, पर किसानों को उसकी उपज की उचित कीमत के रूप में एमएसपी मिले ही यह सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी, सरकार इसे स्पष्ट नहीं कर पा रही है। एमएसपी को जहां तक कानूनी रूप देने का प्रश्न है, सरकार ने कहा कि इससे में बजट और वित्तीय बिंदु शामिल है, तो बिना उस पर विचार किए इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। पहली, प्रदूषण के मामले में सरकार द्वारा किसानों को मुकदमे से मुक्त करने संबंधी सरकार के निर्णय से कॉरपोरेट को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा और न ही फिलहाल कॉरपोरेट को कोई लाभ होने वाला है। इस एक्ट में पराली जलाने वाले आरोपियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और जेल जाने का प्रावधान था। इस एक्ट को सरकार जो है खत्म करने की बात मान ली है। रहा सवाल प्रदूषण नियंत्रण कानून का, तो कॉरपोरेट के उद्योग को तो पराली प्रदूषण की तुलना में कहीं बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते रहे और टाइप कार्रवाई करता भी रहा है। पराली प्रदूषण एक्ट से किसानों को ही नुकसान था और अब उन्हें ही उससे मुक्त होने पर राहत मिली है। इस एक्ट से कॉरपोरेट को न तो कोई समस्या थी और न इससे हट जाने से उन्हें कोई राहत मिली। प्रस्तावित बिजली कानून जो 2020 नहीं लाया जाएगा, यह वादा भी सरकार ने किया है। जो अभी वो कानून आया नहीं है, लेकिन वो लाने की बात चल रही है, तो उसे जो है सरकार ने कहा कि हम इसे नहीं लाएंगे। अब यह बिल सरकार ने फिलहाल बस्ता में खामोशी में डाल दिया है और इसके साथ ही अब देखना यह है कि उन कृषि कानूनों पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है और पैंतरा रहता है, तो सीधे सीधे कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने और कृषि में उसका वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपदा में अवसर के रूप में लाए गए हैं। सरकार क्या अपने चहेते कॉरपोरेटों को नाराज करने की स्थिति में है या वह कोई ऐसा फैसला करने जा रही है जिससे पूंजीपतियों को सीधे नुकसान उठाना पड़ सकता है? इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का असर कॉरपोरेट के हितों के विपरीत ही पड़ेगा। इस बात का संकेत देते हुए कृषि मंत्री पहले ही दिन से कह चुके हैं कि कॉरपोरेट का भरोसा सरकार से हट जाएगा। अब अगली बातचीत जो आज 2 बजे से विज्ञान भवन में शुरू होने जा रहा है, आंदोलन अभी जारी है और मैं समझता हूं कि आज भी वो बात नहीं खिचड़ी पकेगी और आंदोलन आगे
बहुत ही बड़ा विकराल रूप देगा। इस पर सरकार ने यह जरूर कहा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण है और आंदोलनकारियों को उन विभाजनकारी शब्दों से नहीं नवाजा है जिनसे बीजेपी आईटी सेल आंदोलन की शुरुआत से ही अपेक्षित करता रहा है। सरकार जनता के पक्ष में खड़ी रही है। यह पूंजीपतियों के यह अब आज के मीटिंग खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। किसान से अधिक उपभोक्ताओं के लिए यह कृषि कानून नुकसानदेह साबित होंगे। यह आंदोलन जिन 3 बिलों के खिलाफ हो रहा है उनमें से एक बिल में गेहूं, चावल आदि खाद्यान्न को आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया गया है और उनके असीमित भंडार की अनुमति भी कानूनन कॉर्पोरेट हाउस को दे दिया गया है। इसका क्या असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, यह जानने के लिए पहले हमें 2015 में चलना होगा, जब हम सब अच्छे दिन के इंतजार में खुश हो रहे थे। 2015 वह साल है जब अधिकतर वस्तुओं में महंगाई दर गिर रही थी, लेकिन तुअर, मूंग, अरहर आदि दालों की कीमत बढ़ने लगी थी। अचानक दालों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। साल 2014 में 70-80 रुपये प्रति किलो दर से बिकने वाली तुअर दाल ने पहले 100 रुपये का आंकड़ा पार किए, फिर धीरे धीरे उसकी कीमत 200-220 तक पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या दालों का उत्पादन गिर गया या अचानक खपत बढ़ गई? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देश के तुअर और मूंग के 4 प्रमुख उत्पादक प्रदेशों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा सब जगह ठीक ठाक फसल हुई थी। फिर कीमतों में ऐसा उछाल क्यों हुआ था? अब 2015 के एक साल पहले 2014 में चलिए। 2014 में अडानी ग्रुप ने सिंगापुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी बिलमार के साथ एक संयुक्त उपकरण स्थापित किया। यह कंपनी अडानी बिलमार ग्रुप के नाम से बनी थी। यह कंपनी फॉर्चून के नाम से खाद्य पदार्थों और तेलों की खरीद बिक्री के आयात निर्यात का काम करती है। इस कंपनी ने और कुछ और इन्हीं जैसे कंपनियों ने केवल 30 रुपये किलो में किसानों से दाल खरीदी और इसी प्रकार से पूरे भारत में किसानों और छोटे स्टॉकिस्टों से सस्ती दर पर दालों की खरीदारी की गई। लेकिन जब खाद्य कानूनों की अड़चन सामने आई, जिसमें स्टॉक की सीमा तय थी, तो सरकार पर दबाव डालकर दालों को इन कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया था। बिना किसी लिमिट के प्रतिदिन 300 टन दाल खरीदी गई और वो भी मात्र 30 रुपये किलो के भाव से, और करीब 100 लाख टन दाल गोदामों में स्टॉक कर दी गई। जब दालों की किल्लत बाजार में हुई तो उन्हें महंगे दामों पर बाजार में निकाला गया और इस प्रकार आज सरकार का यह तर्क है कि कृषि कानून बिचौलियों को खत्म करने के उद्देश्य से लाए गए हैं, के विपरीत एक बेहद बड़ा और कॉर्पोरेट बिचौलियों को किसानों के समक्ष खड़ा कर दिया गया। 5 से 6 महीने तक म्यांमार से दालों का आयात नहीं होने दिया गया, क्योंकि इससे दालों की कीमत गिर सकती थी। पर अडानी ग्रुप का केवल एक फसल पर उसके एकाधिकार और वर्चस्व का परिणाम देश के उपभोक्ताओं को ही अधिक भुगतना पड़ा। फिर एक खेल और किया गया। जब खेतों में दालों की फसल आ गई तो किसानों की फसल के आने के समय दालों का आयात जानबूझकर किया गया। वह भी इन्हीं की विदेशी कंपनियों के जरिए खरीदी गई और उनकी कीमत थी 80 रुपये किलो। मतलब पहले जनता को लूटा, फिर सरकार के जरिए 30 की दाल सरकार को जनता की राहत के नाम पर 80 में बेची और फिर जब ये दाल बाजार में आई तो भाव गिर गए। परिणाम स्वरूप किसानों को फिर बाजार के गिरे दामों के चलते सस्ते में दाल बेचनी पड़ी। तब तो फिर भी अन्य कानून थे जिनके आधार पर ऐसे सातिर व्यापार पर नियंत्रण सरकार कर सकती थी, पर अब नए कृषि कानून ने तो कारपोरेट को मनचाही दाम तय करने, असीमित भंडार करने सहित अनेक सुविधाएं कानूनन दे दी गई है। सच तो यह है कि यदि ये काले कानून जस के तस लागू हो गए तो घर का पूरा बजट केवल अनाज और तेल खरीदने में ही खर्च हो जाएगा, क्योंकि तब केवल दाल नहीं बल्कि हर खाद्य सामग्री की कीमत आसमान छुएगी और इसका खामियाजा न केवल किसान बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी उठाना पड़ेगा। अभी यह कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं, लेकिन निजी व्यापारियों की लूट के किस्से सामने आने लगे हैं। मीडिया और अखबारों के अनुसार मध्य प्रदेश
जहां यह व्यवस्था लागू हो गई है वहां कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां निजी व्यापारी किसानों की उपज तो खरीद रहे हैं पर बिना पैसा भुगतान किए फरार हो जा रहे हैं। जो चेक दे रहे हैं वे चेक बाउंस हो रहे हैं। एक उदाहरण इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक कंपनी ने 2 दर्जन किसानों के साथ फसल का समझौता किया, लेकिन बाद में बिना भुगतान किए हुए कंपनी चलाने वाले फरार हो गए। 2 दर्जन किसानों से मूंग चना के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था, लेकिन कंपनी ने किसानों को उसका पैसा नहीं दिया। आज तक वेबसाइट के अनुसार हरदा देवास में 22 किसानों ने खोजा ट्रेडर्स से समझौता किया था, लेकिन जब भुगतान का वक्त आया तो ट्रेडर्स का कुछ अता पता नहीं चला। जब किसानों ने ट्रेडर्स की खोज शुरू की तो मालूम चला कि 3 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। किसानों का दावा है कि आसपास के इलाकों में करीब 100-150 किसानों के साथ इस तरह की घटना हुई है। किसानों को इस मामले में शक हुआ जब ट्रेडर्स द्वारा दिया गया चेक ही बाउंस कर दिया गया। खोजा ट्रेडर्स ने उन्हें मंडी रेट से 700 रुपये क्विंटल अधिक दाम देने की बात कही थी। एनडीटीवी ने भी ऐसे ही एक घटना का उल्लेख अपने कार्यक्रम में किया था, जिसमें दर्जनों किसानों को ठगा गया। किसान पुष्पराज सिंह ने 40 एकड़ में धान बोया था। पुष्पराज का कहना है कि हमने अनुबंध पर खेती की, करार यह थी कि मंडी का जो भी रेट होगा उसमें 50 रुपये अधिक पर लेंगे। जब रेट 2300 से 2400 रुपये था तब दिक्कत नहीं थी। जैसे ही 2950 रेट हुआ तो 3000 पर खरीद करना था, लेकिन फॉर्चून के अलावा जितनी कंपनी थी सबके फोन बंद हो गए। पुष्पराज ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज जी जो कह रहे हैं कि किसानों को न्याय की बात तो तब आती जब कंपनी ने बेईमानी की होती या वे हमारी गिरफ्त से भाग गई होती। न्याय किससे दिलाया? हमारा जो बिल है वह अन्नपूर्णा ट्रेडर्स के नाम पर है, लेकिन इस पर न तो बिल नंबर है न टिन नंबर। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह भी है कि वे दावा की जो किट देते हैं वह भी लेना है, चाहे जिसकी ज़रूरत हो या ना हो। यानी कहने का मतलब है कि आप फसल का रेट तय करते हैं, उस पर भी भाग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको हमसे दवा लेनी पड़ेगी, किट लेनी पड़ेगी, और जो है किसान के जो बहुत सारे जो औजार्स होते हैं वो आपको औने पौने दामों पर जो कंपनी की रेट होती है उस पर लेना पड़ेगा। तो इस तरह का जो दोहरी मार किसानों पर पड़ती है, वो महंगी चीज़ें खरीदती है और फिर उनको सस्ते में अपना फसल बेचना पड़ता है। ब्रजेश पटेल नामक किसान ने फॉर्चून कंपनी से अनुबंध करके 20 एकड़ में धान लगाया था। अब कंपनी कह रही है कि धान में कीटनाशक ज़्यादा है। ब्रजेश का धान उसके खलिहान में ही पड़ा है। कंपनी ने धान उठाने से मना कर दिया है। 2 बार लैब टेस्ट करवाया, लेकिन एक बार भी रिपोर्ट नहीं दी गई। आरोप है कि रिपोर्ट देने के बदले 8000 रुपये मांग रहे हैं। ब्रजेश का कहना है कि अब कभी अनुबंध नहीं करेंगे। ब्रजेश पटेल ने कहा कि जो अनुबंध मिला वह एक पन्ने का है, जिसमें कंपनी का कोई सील हस्ताक्षर नहीं है। जिस दुकान से दवा खरीद लेते हैं उसका नाम है, लेकिन हस्ताक्षर उसके भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी का कोई प्रतिनिधि बताता भी नहीं वे हमें किस तरह से ठग रहे हैं। किसान घनश्याम पटेल ने एक दूसरी कंपनी बीटी के साथ अनुबंध किया। इनका धान भी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। अनुबंध के नाम पर एक पन्ने में भी कागज नहीं है। खाद, दवा, कीटनाशक की पर्ची है, इसके लिए अनुबंध का सर्टिफिकेट था। घनश्याम ने कहा कि कंपनी वालों ने कोई कागज नहीं दिया। आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली। बीटी वालों के एजेंट आते हैं, कोई कागज नहीं है हमारे पास शिकायत करने के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आया तो हम जैसे किसान बर्बाद हो जाएंगे। एनडीटीवी की ही रिपोर्ट में यह सवाल भी उठाया गया है कि जो बेहद दिलचस्प है कि नया कानून तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में लागू हुआ और कॉन्ट्रैक्ट जून जुलाई में ही हो गया था। आखिर सरकार जो नए कानून का ढिंढोरा पीट रही है, क्या यह कानून संसद से पारित होने और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लागू होने से पहले ही लागू हो गया? पंजाब के किसानों की आशंका के कुछ डरावने उदाहरण मध्य प्रदेश में साकार हो रहे हैं। नया कृषि कानून पास होते ही मध्य प्रदेश में किसानों को लूटने की कई घटनाएं सामने आ रही है। लुटेरे फर्जी कंपनी बनाकर
फसल खरीद रहे हैं और बिना पैसा दिए फरार हो जा रहे हैं। नए कानून की जिन बातों पर विरोध है उनमें से एक बात यह भी है कि कानून में कोई विवाद होने पर कोर्ट जाने का हक किसानों से छीन लिया गया है। आज इन्हीं सब तमाम विसंगतियों भरे 3 कानूनों के कारण हम एक जन आंदोलन से भी रूबरू हैं। यह जन आंदोलन किसानों का उनकी कुछ बेहद महत्वपूर्ण मांगों को लेकर है। यह आंदोलन न केवल उनके आर्थिक लाभ और हानि से ही जुड़ा है, बल्कि यह आंदोलन कृषि संस्कृति, भारत माता ग्राम वासिनी की अस्मिता और सब कुछ निगल लेने के आतुर दैत्याकार कॉरपोरेट की सरफरासी प्रवृत्ति के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिरोध है। नए साल की शुभकामना किसानों को देते हुए, किसानों में जो ये बुद्धि, या किसानों में जो ये जो किसानों के जो हक में है, इनको देखना होगा और हमें उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी ने किसानों को साथ दिया और सरकार से हम उनकी मांग करते हैं कि आज उनको सद्बुद्धि हो कि वो जो है 3 कानून को वापस लें और किसानों से बैठ कर करके, उनके जो नुमाइंदे हैं सारे, उनसे बैठ कर करके अच्छे से तरीके से जनहित में, किसान हित में, अन्नदाता के हित में एक नया कानून लाएं और उसे पारित करें। सरकार जो है बहुमत में है, ये काम कर सकती है। लेकिन जो मनमानी और ये जो अकड़पना से जो सरकार चल रही है वो ठीक नहीं है और इसका जो है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा नेशनल पार्टी इसका विरोध करती है और किसानों के साथ खड़ी है। आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे 1 बजे अपने दूसरे विषयों को लेकर करके। लेकिन आज देखते हैं कि किसान का मांग सरकार मानती है या नहीं मानती, और अगर नहीं मानती है तो किसान तैयार है और 26 जनवरी को जो है, आज से लेकर के 26 जनवरी तक लगातार बड़ा से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। देखें क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।